नमस्कार बच्चों, मेरा नाम अजय तिवारी है और हमारे YouTube चैनल द्रोणाचार्य एकेडमी काकादेव कानपुर में आप सभी का स्वागत है। हमारी क्लासेस काफ़ी लंबे समय से ऑफलाइन चल रही थी और ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने का ये हमारा पहला प्रयास है और इस चैनल में आप लोगों को 2 सब्जेक्ट मिलेंगे। मैथ्स पढ़ाएंगे सत्येंद्र सर और जीएस मैं पढ़ाऊंगा। और इसमें हम लोग जो जीएस का स्तर लेकर के चलेंगे, जो भी वीडियो होंगे उसमें जीएस का जो स्तर होगा वो यूपीएससी लेवल का होगा। हालांकि ऐसा नहीं कि बहुत हाई स्तर से ही हम लोग उसको पढ़ेंगे, बेसिक लेवल से शुरू करेंगे और उसको हम लोग लेकर के जाएंगे यूपीएससी स्तर। अब जो वनडे एग्जाम के बच्चे हैं वो लोग उस वीडियो को देख करके अपने मतलब की चीज़ें निकाल सकते हैं और बाकी चीज़ों को वो हटा सकते हैं। हालांकि आगे चल करके जब हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे तो जो वनडे एग्ज़ाम होगा उसमें जीएस की अलग क्लास होगी और जो सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम होगा उसमें जीएस की अलग क्लास होगी। तो टारगेट यही होगा कि इस तरह हम अच्छा बना करके चलें और बेसिक लेवल से हाई लेवल जो भी हो सकता है वो पढ़ाने का प्रयास करें। और जीएस में जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, कई सब्जेक्ट होते हैं, कोई एक सब्जेक्ट जीएस है नहीं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, एनवायरनमेंट और भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो जीएस में हम आज जो पहला टॉपिक शुरू करेंगे वो भारतीय संविधान होगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और इस टॉपिक में भी जो हम शुरुआत करेंगे वो होगा भारत का संवैधानिक विकास। चूंकि संविधान टॉपिक शुरू करना है तो संविधान की पृष्ठभूमि क्या रही है उसको जानना जरूरी है। इसीलिए सबसे पहले हम संवैधानिक विकास के बारे में भी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। हालांकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं और जो आप पॉलिटी में भी पढ़ते हैं। इसीलिए एक बार हम चाहे हिस्ट्री में पढ़ लें या पॉलिटी में पढ़ लें, एक बार पढ़ते हैं दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। अब संवैधानिक विकास की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? जब कभी भी आप अपने बुक्स में पढ़ते हैं तो देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि ब्रिटिश संसद में पास हुआ था। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास हुआ, इसकी भी पृष्ठभूमि के बारे में अगर थोड़ा सा हम लोग जान लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट ये भारत के शासन के बारे में पहला कानून है जो ब्रिटिश संसद में पास हुआ था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को रेगुलेट या विनियमित करने के लिए पास किया गया था। अब चूंकि बात ईस्ट इंडिया कंपनी की आती है और आप सभी लोग जानते भी हैं कि सन 1858 तक भारत में एक व्यापार करने वाली कंपनी ने शासन को चलाया था। तो थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी और 31 दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए चार्टर जारी किया और वो चार्टर एकाधिकार के रूप में था। और एकाधिकार किस बारे में? पूर्वी देशों और भारत के साथ
व्यापार करने के मामले में। अच्छा, थोड़ा और जाने इसके बारे में। ये एक प्राइवेट कंपनी थी। बहुत सारे ब्रिटेन के व्यापारियों ने मिलकर के इसका निर्माण किया था और इसका मकसद केवल व्यापार करना था। और जब इस कंपनी ने भारत और पूर्वी देशों के साथ व्यापार को शुरू किया, तब इस कंपनी को अपने व्यापार की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तो स्वयं उठाना पड़ता था। तो स्वाभाविक सी बात है कि फिर इसे अपनी एक सेना भी रखनी होगी। और जिन जिन देशों में, जैसे भारत में, इन्होंने जब व्यापार करना शुरू किया तो वहां पर अपनी किलेबंद कोठियां बनाई। तो किलेबंद कोठियां और एक मजबूत नौसेना इस व्यापारिक कंपनी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। लेकिन नौसेना या सेना होने के बावजूद इसका कहीं पर भी मकसद साम्राज्य निर्माण नहीं था, केवल मकसद था व्यापार करना। और इसी मकसद से ये भारत आई। और जब भारत आई थी तब उस समय भारत में मुगल साम्राज्य मजबूती के साथ स्थापित हो चुका था। और ऐसी परिस्थिति में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में साम्राज्य निर्माण का सपना देख ही नहीं सकती थी। लेकिन 18वीं शताब्दी की शुरुआत में जब मुगल साम्राज्य का पतन होता है, भारत की राजनीतिक स्थितियों में परिवर्तन आता है, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में साम्राज्य निर्माण का सपना देखा। और इसी सिलसिले में एक और व्यापारिक कंपनी थी फ्रांस की। तो इन दोनों के बीच में लंबा संघर्ष चला और 1760 में वंडीवास की लड़ाई से फ्रांसीसी चुनौती समाप्त हो गई। अब देखिए, भारत में साम्राज्य निर्माण की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी ने कौन से क्षेत्र से की थी? बंगाल से। बंगाल से ही क्यों? क्योंकि उस समय बंगाल भारत के सबसे धनी राज्यों में से था। और अगर वहां आधार बना करके वो अपने साम्राज्य का विस्तार करते तो उनके लिए ज्यादा आसानी थी। और इसी सिलसिले में आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा कि 1757 में प्लासीत का युद्ध हुआ। और इस युद्ध के बाद बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। आगे चलकर के 1760 में सत्ता परिवर्तन हुआ था। मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। आगे चलकर के 1764 में बक्सर युद्ध हुआ और बक्सर युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और जिसके बाद इलाहाबाद की संधि हुई। और इलाहाबाद की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। दीवानी का मतलब राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल गया। लेकिन अभी भी बंगाल का शासन बंगाल के नवाब के नाम से ही चलते रहने दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के शासन को अपने हाथों में नहीं लिया था। उसके पीछे तमाम कारण है। जब इतिहास का टॉपिक आएगा तो उसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे कि क्यों नहीं लिया सीधे अपने हाथों में शासन। अभी हम केवल इतना समझेंगे कि 1765 में इलाहाबाद की संधि से बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत। राजस्व वसूल करने का अधिकार अंग्रेजों के पास में, जबकि बंगाल का शासन अर्थात निजामत बंगाल के नवाब के हाथों में। और 1772 में ये जो व्यवस्था बनी अर्थात द्वैत शासन जो स्थापित हुआ, 1765 में जो द्वैत शासन स्थापित हुआ, ये 1772 तक निरंतर चलता रहा। और 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैत शासन को समाप्त किया। तो कुल मिलाकर के बंगाल में द्वैत शासन का दौर 1765 से लेकर के 1772 तक रहा। अब ये जो काल था, ये जो दौर था, इसमें एक बड़ी मजेदार घटना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी आर्थिक रूप से लगातार कमजोर होती गई और 1772 तक दिवालिया होने की कगार पर आ गई।
जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी लगातार मालामाल होते चले गए। अब एक कंपनी जिसकी आर्थिक स्थिति गिर रही है, उसके कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कंपनी में भ्रष्टाचार की स्थिति कितनी ज्यादा रही होगी। जब 1772 में आर्थिक स्थिति बहुत खराब हुई, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की और अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में ब्रिटिश सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं था, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी थी और पहली बार अब ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में हस्तक्षेप करने का मौका मिला और ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम आपकी आर्थिक सहायता करेंगे, लेकिन आपके जो मामले हैं उनको रेगुलेट करेंगे, विनियमित करेंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को रेगुलेट या विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद में जो कानून बनाया गया उसे हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो ब्रिटिश संसद में पास हुआ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी कि भारत के प्रशासन को चलाने के संबंध में ब्रिटिश संसद में पास होने वाला यह पहला अधिनियम था। इसके बाद बहुत सारे अधिनियमों की एक श्रृंखला चली, जैसे कि 1781 का संशोधन अधिनियम, 1784 का क्विट इंडिया एक्ट, 1786 का संशोधन अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट। और ये 1853 का जो चार्टर एक्ट पास हुआ, ये अंतिम चार्टर था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जारी किया गया था। इसके बाद जैसा कि आप लोगों को पता, 1857 में विद्रोह हुआ भारत में और उस विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और उसके बाद जो अधिनियम पास किए गए उन्हें नाम दिया गया भारत शासन अधिनियम। और इन अधिनियमों की दिशा में पहला अधिनियम पास हुआ 1861 में, दूसरा 1892 में, तीसरा 1909 में, चौथा 1919 में और पांचवा 1935 में। तो इस तरीके से आप लोग ये कह सकते हैं कि भारत के शासन के संबंध में ब्रिटिश संसद में पास होने वाला पहला अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट था और अंतिम अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1935 था। तो ये पूरा विकास चला और उसी विकास क्रम को हम लोग इस टॉपिक में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट से। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के बारे में समझेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा क्या प्रावधान किए गए। अच्छा, रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में अगर समझना है अच्छे तरीके से तो सबसे पहले हमें ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक संरचना जाननी होगी, तभी हम इसके बारे में सही तरीके से समझ पाएंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की कंपनी थी? ब्रिटेन की। तो स्वाभाविक सी बात है कि इस कंपनी के कुछ लोग ब्रिटेन में भी काम करते होंगे। अब ये भारत में आए व्यापार करने के लिए, तो कुछ लोग भारत में भी काम करते होंगे। तो हमें समझना ये है कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी की संरचना क्या थी शुरुआत में और भारत में इसकी संरचना क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ब्रिटेन में। ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी हुई दो संस्थाएं थी। एक था आपका कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर
जिसको हिंदी में स्वत्वधारी मंडल बोलते हैं, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, स्वत्वधारी मंडल। दूसरा इसमें एक था निदेशक मंडल, या इसको ऐसे कहें। दूसरा इसमें था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निर्देशक मंडल। क्या था थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के बारे में। ये जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे वास्तव में कौन थे? कंपनी के शेयर होल्डर्स। ये कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, यानी जितने भी कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, एक तरीके से मालिक भी बोल सकते हैं, उनको क्या कहा जाता था? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स। ठीक है। और निर्देशक मंडल क्या था? भाई सभी शेयर होल्डर्स कंपनी के प्रशासन को तो नहीं चला सकते हैं, उन शेयर होल्डर्स में से कुछ लोग कंपनी के प्रशासन को चलाएंगे। तो उन्हीं शेयर होल्डर्स में से कुछ लोग जो कंपनी के प्रशासन को चलाते थे उन्हें कहा जाता था निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और इनकी संख्या, इनकी कुल संख्या थी 24। तो अब प्रश्न ये उठता है कि जो 24 लोग होंगे इनको चुनेगा कौन? तो ये चुने जाते थे किसके द्वारा? चुने जाते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स के द्वारा। अर्थात जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते थे वो चुनते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो 24 मेंबर हैं इनको। और इनका जो कार्यकाल होता था, ये 24 सदस्य होते थे, इनका कार्यकाल होता था 1 वर्ष। और ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में जो अध्यक्ष होता था, अर्थात इसका जो प्रेसिडेंट होता था, ईस्ट इंडिया कंपनी का CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता था। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ी हुई 2 संस्थाएं थी। पहली संस्था थी कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, दूसरी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स वास्तव में ये ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स होते थे, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कंपनी के प्रशासन को चलाने वाले लोग होते थे जिनकी संख्या 24 होती थी, और ये चुने जाते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स अर्थात कंपनी के शेयर होल्डर्स के द्वारा, और इनका कार्यकाल 1 वर्ष होता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का जो प्रेसिडेंट होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का CEO होता था। इसके अलावा यहां पे एक बात और समझ लेना जरूरी है कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में सभी को वोट डालने का अधिकार नहीं था। वोट का मतलब COD को चुनने में सारे शेयर होल्डर्स भाग नहीं ले सकते थे। वही शेयर होल्डर्स भाग ले सकते थे जिनकी शेयर धारिता अर्थात शेयर होल्डिंग कम से कम कितने पाउंड हो? 500 पाउंड कम से कम, वही भाग ले सकते थे। तो इसका मतलब समझ में आया
कि जो शेयर होल्डर्स हैं सभी को पावर नहीं दी गई थी सीओडी को चुनने में। केवल वही शेयर होल्डर्स वोट डाल सकते थे जिनकी शेयर होल्डिंग कम से कम 500 पाउंड। तो ये ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर था। अब हम बात करते हैं भारत में। भारत में कैसे शासन प्रशासन चलता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। तो आप सभी लोगों को पता होगा कि भारत में 3 प्रेसिडेंसी होती थी। प्रेसिडेंसी का मतलब है कि 3 क्षेत्र थे जिनका प्रशासन प्रेसिडेंट के द्वारा चलाया जाता था। इनमें एक प्रेसिडेंसी थी बंगाल प्रेसिडेंसी, दूसरी थी बम्बई प्रेसिडेंसी, और तीसरी थी मद्रास प्रेसिडेंसी। ये 3 प्रेसिडेंसी थी। और इन तीनों प्रेसिडेंसी में जो हेड होता था वो कहलाता था गवर्नर। कौन होता था? गवर्नर। और खास बात ये थी कि ये तीनों प्रेसिडेंसी एक दूसरे से पृथक थी। पृथक का मतलब कि बंगाल क्षेत्र में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बस्तियां थी उनके बारे में जो भी निर्णय लेगा वहां का गवर्नर लेगा, इनका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ऐसे बम्बई प्रेसिडेंसी में वहां का गवर्नर, ऐसे मद्रास प्रेसिडेंसी में वहां का गवर्नर, यानी कोई भी एक दूसरे के अधीन नहीं थी, एक दूसरे का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था। तीनों एक दूसरे से पृथक हुआ करते थे। तो ये प्रारंभिक संरचना है ईस्ट इंडिया कंपनी की। अगर इसको आपने नहीं समझा तो फिर ना तो आपको रेगुलेटिंग एक्ट समझ में आएगा, ना आगे के कोई भी एक्ट समझ में आएंगे। तो अब हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों को जान लेते हैं। और रेगुलेटिंग एक्ट के जो प्रावधान होंगे वो ब्रिटेन में परिवर्तन से संबंधित होंगे और भारत में परिवर्तन से संबंधित होंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में क्या परिवर्तन किया गया रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो उसमें सबसे पहला परिवर्तन किया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कार्यकाल में, निर्देशक के कार्यकाल में, इनकी संख्या मैं आपको 24 बता चुका था और बताया था कि कार्यकाल कितना होता था, 1 वर्ष। रेगुलेटिंग एक्ट से इसे 1 वर्ष से बढ़ा करके 4 वर्ष कर दिया गया। दूसरा परिवर्तन क्या किया गया कि इसमें कहा गया कि इसके 1/4 सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर होंगे और नए चुने जाएंगे। नए चुने जाएंगे। तो इस तरीके से दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो 24 में से 6 सदस्य प्रत्येक वर्ष रिटायर होते थे और नए चुने जाते थे। पहला परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन इसमें क्या हुआ? दूसरा परिवर्तन किया गया इसमें कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में केवल वही मतदान में भाग ले सकेंगे, मतदान में भाग ले सकेंगे जो कम से कम 1000 पाउंड
के शेयर के स्वामियों। मैंने आपको बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट से पहले कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में वोटिंग में भाग लेने का अधिकार किनको हुआ करता था? जिनके शेयर 500 पाउंड कम से कम होते थे। अब ये लिमिट बढ़ा करके कर दी गई 1000 पाउंड। इसका मतलब दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे उसमें मतदान करने वाले लोगों की संख्या को कम कर दिया गया। भाई 500 पाउंड के शेयर के स्वामी अगर मतदान में भाग लेंगे तो कम या ज़्यादा लोग भाग ले सकेंगे। अगर वही सीमा 1000 पाउंड कर दी जाएगी तो फिर अब कम लोग भाग ले पाएंगे। ठीक। तीसरा इसमें परिवर्तन क्या किया गया? कहा गया कि जो गवर्नर जनरल होगा, गवर्नर जनरल को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जीजी लिखेंगे, जो गवर्नर जनरल होगा वो अपनी रिपोर्ट भेजेगा। कहां पे? ब्रिटेन। और वो रिपोर्ट 2 मामलों से संबंधित होगी। एक सैनिक तथा नागरिक और दूसरा वित्तीय मामलों से संबंधित। इसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल भारत में सैनिक और नागरिक मामलों से संबंधित रिपोर्ट भेजेगा और वित्तीय मामलों से संबंधित रिपोर्ट भेजेगा। और इस रिपोर्ट को जो सीओडी होगा, इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं। गवर्नर जनरल अपनी रिपोर्ट भेजता था सीओडी को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो 2 मामलों से संबंधित होती थी। और इसमें प्रावधान किया गया कि सैनिक और नागरिक मामलों से संबंधित रिपोर्ट राज्य मंत्री को सीओडी सौंपेगा और वित्तीय मामलों से संबंधित जो रिपोर्ट होगी वो वित्त मंत्री को सीओडी सौंपेगा। तो एक तरीके से आप देखिए कि ब्रिटिश सरकार का कंपनी पे नियंत्रण है, क्योंकि ये जो राज्य मंत्री और वित्त मंत्री होंगे ये ब्रिटिश सरकार के मंत्री होंगे। और कहा क्या गया कि गवर्नर जनरल भारत के सैनिक और नागरिक मामलों से संबंधित रिपोर्ट और वित्त मामलों से संबंधित रिपोर्ट किसको भेजेगा? सीओडी को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, जो कि कंपनी से संबंधित एक संस्था थी। और इसमें रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा गया कि सैनिक मामलों से संबंधित रिपोर्ट को सीओडी किसे सौंपेगा? राज्य मंत्री को, और वित्तीय मामलों से संबंधित रिपोर्ट को वित्त मंत्री। तो ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में तरीके से नियंत्रण स्थापित हुआ। तो ये 3 परिवर्तन, जो प्रमुख परिवर्तन है ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में, ये 3 परिवर्तन ब्रिटेन में किए गए। अब हम देखेंगे इन 3 परिवर्तनों के अलावा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन से संबंधित मामलों में क्या परिवर्तन किए गए। तो ये ब्रिटेन में परिवर्तन था। अब हम यहाँ पे भारत में परिवर्तन देखेंगे। भारत में परिवर्तन, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, प्रेसिडेंसी के लिए पे लिख देते हैं, जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी 3 हुआ करती थी। एक हुआ करती थी आपकी बम्बई प्रेसिडेंसी, दूसरी हुआ करती थी मद्रास प्रेसिडेंसी, और तीसरी हुआ करती थी बंगाल प्रेसिडेंसी। 3 प्रेसिडेंसी थी। रेगुलेटिंग एक्ट से कहा गया कि अब ये जो बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी हैं किसके अधीन होंगी? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन होंगी। ठीक। इसके अलावा मैंने बताया था कि हर एक प्रेसिडेंसी का प्रमुख कौन हुआ करता था? गवर्नर हुआ करता था। लेकिन
इसमें क्या कहा गया कि बंबई में गवर्नर होगा, मद्रास में गवर्नर होगा, लेकिन जो बंगाल का गवर्नर होगा इसको अब क्या कहा जाएगा, गवर्नर जनरल। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में जो पहला परिवर्तन किया गया उसमें बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दिया गया। और उस समय बंगाल का गवर्नर हुआ करता था वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर हुआ करता था। इसीलिए इस एक्ट के द्वारा बंगाल का पहला गवर्नर कौन बना था, गवर्नर जनरल कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहां ध्यान रखना है कि बंगाल का पहला गवर्नर अगर पूछा जाएगा, पहला गवर्नर, प्रथम गवर्नर बंगाल का, वो होगा लॉर्ड क्लाइव। लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाएगा तो वो होगा वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये पहला परिवर्तन है, ठीक। इसके बाद दूसरा परिवर्तन और क्या किया गया, पहले तीनों प्रेसिडेंसी का जो प्रशासनिक काम देखा जाता था वो गवर्नर के द्वारा ही देखा जाता था। उसको सलाह देने के लिए या निर्णय लेने के लिए कोई और दूसरी संस्था नहीं हुआ करती थी। लेकिन चूंकि रेगुलेटिंग एक्ट से बंगाल के अधीन दोनों प्रेसिडेंसी कर दी गई तो इसका मतलब इसका काम बढ़ गया, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। इसीलिए उसकी सहायता के लिए कहा गया कि एक कार्यकारिणी समिति या एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई जाएगी और उस कार्यकारिणी समिति या एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कुल मिलाकर के 4 सदस्य होंगे। तो अब इस तरीके से भारतीय मामलों के प्रशासन को चलाने से संबंधित लगभग सभी निर्णय 5 लोगों के द्वारा लिया जाना था, गवर्नर जनरल तथा उसकी कार्यकारिणी या एग्जीक्यूटिव के 4 सदस्यों के द्वारा मिलकर के। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि एक कार्यपालिका की स्थापना हुई, एग्जीक्यूटिव की स्थापना हुई रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। और ये कार्यपालिका एकल कार्यपालिका नहीं होती थी जैसे पहले हुआ करती थी कि केवल गवर्नर जनरल गवर्नर कार्यपालिका के रूप में काम करता था, बल्कि बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका का मतलब समझ में आया? इसका मतलब यह हुआ कि इसमें एक व्यक्ति नहीं बल्कि टोटल कितने सदस्य होंगे, एक हो गया गवर्नर जनरल प्लस 4 सदस्य, और ये 4 सदस्य जो होते थे इनको कहा जाता था कार्यकारिणी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो बहुल कार्यपालिका में आप समझ गए गवर्नर जनरल होंगे और इसको हम ऐसे कह सकते हैं गवर्नर जनरल सपरिषद, अर्थात गवर्नर जनरल अपनी परिषद सहित। कुल मिलाकर के टोटल संख्या हो गई हमारी 5। तो एक बहुल कार्यपालिका की स्थापना हुई और इस बहुल कार्यपालिका के जो सदस्य थे, इनका जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल निर्धारित किया गया 5 वर्ष। साथ ही साथ कहा गया ये जो सदस्य होंगे इनको हटाया जा सकता है सम्राट के द्वारा सीओडी की सिफारिश पर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर, ठीक है।
मैंने आपको बहुल कार्यपालिका के बारे में बताया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से गवर्नर जनरल की एक कार्यकारिणी परिषद की स्थापना की गई और उस कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या कुल मिलाकर के 4 थी। और ये जो बहुल कार्यपालिका बनी 5 लोगों से मिलकर के बनी, गवर्नर जनरल और 4 सदस्य। कार्यकाल निर्धारित किया गया 5 वर्ष और हटाया जा सकता था इनको सम्राट के द्वारा सीओडी की सिफारिश पर। अच्छा, इसको काम क्या सौंपा गया? इसको काम सौंपा गया युद्ध तथा शांति से संबंधित सभी निर्णय लेने होंगे। यानी भारत में युद्ध की घोषणा करनी हो, शांति की घोषणा करनी हो, ऐसा कोई भी अगर निर्णय लेगा तो अब बंगाल का मद्रास का गवर्नर नहीं लेगा, बम्बई का गवर्नर नहीं लेगा, अकेले बंगाल का गवर्नर जनरल भी नहीं लेगा, बल्कि गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारिणी के 4 सदस्य मिलकर के युद्ध और शांति से संबंधित सारे के सारे निर्णय लेंगे। ठीक है। इसके बाद अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो 4 सदस्य थे, ये जो प्रथम 4 सदस्य थे वो कौन थे? इनमें से पहला था फिलिप फ्रांसिस, दूसरा क्लेवरिंग, तीसरा मॉनसन और चौथा वॉरवेल। तो 1773 में जो कार्यकारिणी परिषद बनी, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ये 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद के हुआ करते थे। अब इसमें समझ लीजिएगा, इनमें से ये जो वॉरवेल था, वॉरवेल, इसकी नियुक्ति भारत में ही हुई थी, भारत में ही हुई थी। बाकी ये जो तीनों थे इनकी नियुक्ति ब्रिटेन में हुई थी, अर्थात ये ब्रिटेन से आए थे। अब एक चीज और देखना है कि इनमें जो वॉरवेल हुआ करता था, यही, केवल यही वॉरेन हेस्टिंग्स का समर्थक था। केवल यही वॉरेन हेस्टिंग्स का समर्थक था। बाकी ये जो तीनों थे ये विरोधी थे, और इन तीनों में अगर पूछा जाए कि सबसे घोर विरोधी कौन था हेस्टिंग्स की नीतियों का, तो ये हेस्टिंग्स का घोर विरोधी था। ठीक है। अब समस्या क्या है कि इन सब कामों से जो ये दिक्कतें थी, इससे क्या क्या समस्याएं पैदा होंगी। देखिए, जो भी निर्णय लेना होगा किससे संबंधित, युद्ध और शांति से संबंधित भारत में, वो किसके द्वारा लेना होगा? गवर्नर जनरल और 4 अर्थात 5 लोगों के द्वारा। तो निर्णय ये 5 लोगों के द्वारा लेना था, और किस आधार पर? बहुमत के आधार पर। इसका मतलब कि इन 5 में यदि 3 सदस्य सहमत हैं तो ही कोई निर्णय हो पाएगा, अन्यथा निर्णय नहीं हो पाएगा। अब दिक्कत ये आती थी कि वॉरेन हेस्टिंग्स अगर कोई भी कदम उठाना चाहता था और 3 लोग विरोध कर देते थे तो फिर वो कदम नहीं उठा सकता था। और
वीटो जैसी पावर इसके पास में नहीं थी कि वो अपने कार्यकारिणी परिषद के निर्णय के खिलाफ जाकर के वीटो कर सके। तो जब 3 विरोधी हैं, केवल एक समर्थक है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स भारत में शासन से संबंधित जो भी निर्णय लेना चाहेगा, क्या ले पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं ले पाएगा। तो टकराव ये एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या को आगे चल करके कुछ अधिनियमों के द्वारा दूर करने का प्रयास किया गया। जैसे क्विट इंडिया एक्ट आया था, उसके द्वारा इसको कम करने का प्रयास किया गया। आगे चल करके 1886 में एक एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को वीटो पावर भी दी गई, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग्स के समय ये एक बड़ी समस्या के रूप में था। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट में बहुत सारे इससे प्रश्न बन सकते हैं कि कार्यकारिणी परिषद की स्थापना कब हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कार्यकारिणी परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 4 थी। कार्यकाल कितना होता था? 5 वर्ष होता था। निर्णय कैसे ले सकते थे? बहुमत के आधार पर। कौन से मामलों में निर्णय? युद्ध और शांति। प्रथम 4 कौन थे? कौन हेस्टिंग्स का कट्टर विरोधी था? कौन समर्थक था? किसकी नियुक्ति भारत में हुई थी? किसकी नियुक्ति ब्रिटेन में हुई थी? तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो 2 पॉइंट आपको मैंने यहाँ पे समझा। तीसरा एक परिवर्तन और है जो कि सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों में क्या परिवर्तन किया गया, उससे संबंधित अभी हम 2 पॉइंट पर डिस्कशन कर चुके हैं। तीसरा परिवर्तन हम देखते हैं जो भारत में हुआ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया, और इसी एक्ट के अनुसार 1774 में बंगाल में, कहां पे? कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। तो अगर पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान पहली बार कब किया गया भारत में, तो 1773 होगा, और स्थापित कब हुआ था? 1774 में। कहां पे? बंगाल के कलकत्ता में इसको स्थापित किया गया। ये 4 सदस्यीय था। इसमें एक सदस्य मुख्य न्यायाधीश के रूप में थे, एलिजा इम्पे पहले मुख्य न्यायाधीश थे, और इसमें 3 अन्य सदस्य थे, चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइट। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कलकत्ता में। अच्छा, इसमें एक बात और समझ लें, नाम इसका सुप्रीम कोर्ट था, वास्तव में काम का ये सुप्रीम नहीं था। सुप्रीम का मतलब क्या होता है? सर्वोच्च, जिसके ऊपर कोई ना हो। लेकिन कलकत्ता में जिस सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, वो कोई भी निर्णय देता था, उसके विरुद्ध अपील ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में हो सकती थी। ये ब्रिटेन की सर्वोच्च अदालत थी। तो कोई भी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट देगा, उसके निर्णय के विरुद्ध अपील कहां पर होगी? ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल में। तो अब अगर अपील हो सकती है उसके निर्णय के विरुद्ध, तो सुप्रीम नहीं कहा जा सकता है। तो नाम केवल सुप्रीम था, जबकि वास्तव में नहीं था। अब इसके काम देखें। सिविल मामले, क्रिमिनल मामले, सेना से संबंधित मामले, धार्मिक मामलों से संबंधित कोई भी जो विवाद होते थे, उन विवादों का निपटारा यहां पर हो सकता था। ठीक है, अगली बात, इसमें केवल अंग्रेज ही अपील नहीं कर सकते थे। बंगाल क्षेत्र में, यानी जहां तक इसकी अधिकारिता का विस्तार है, वहां पे जो भारतीय रहते थे, वो भारतीय भी यहां पर अपील कर सकते थे। अगली विशेषता। इसके बाद अगली विशेषता कि भाई ये जो सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगा, तो भारत में प्रचलित उस समय के नियम कानूनों और परंपराओं के अनुसार देगा, या ब्रिटेन में प्रचलित, ये भी मुद्दा आया था। तो क्या कहा गया कि ब्रिटेन में जो प्रचलित नियम कानून होंगे,
उनके अनुसार ये न्याय करेगा, भारतीय नियम कानूनों और परंपराओं के हिसाब से न्याय नहीं करेगा। देखिए, एक बहुत बड़ा विवादित मुद्दा भी बनता है, आगे इस प्रावधान को हटाया भी जाता है कि भाई भारत की परंपराएं बिल्कुल अलग, वहाँ की परंपराएं बिल्कुल अलग, और उनके हिसाब से अगर न्याय होगा तो फिर भारत में लोगों के बीच में असंतोष हो सकता है। भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ के हिसाब से अपराध था, जबकि भारत के हिसाब से अपराध नहीं, और अपराधी बना करके किसी को मौत की सज़ा दे दी जाए या कोई सज़ा दे दी जाए, विरोध होगा, है ना। जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग्स के समय नंद कुमार नाम का एक व्यक्ति था बंगाल का, उस पर एक अभियोग लगाया गया था भ्रष्टाचार का और उसको मौत की सज़ा दे दी गई थी। तो भारत में भ्रष्टाचार के लिए मौत की सज़ा नहीं उस समय प्रचलित थी, और आज भी नहीं है, लेकिन वहां पर था ब्रिटेन में। तो इससे क्या होगा, भारत में लोगों के बीच में असंतोष। तो आगे चल करके इस प्रावधान को हटाया जाएगा, मैं बताऊंगा कब हटाया जाएगा। तो तीसरी अगली विशेषता इसकी क्या हुई कि इंग्लैंड में जो नियम कानून होंगे उनके हिसाब से न्याय होगा, ना कि भारतीय नियम कानूनों के हिसाब से। इसको आरंभिक अधिकारिता भी दी गई थी और अपीलीय अधिकारिता। आरंभिक को ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील जिन मामलों में होती है उसे आरंभिक अधिकारिता बोलते हैं। जैसे आज हम मौलिक अधिकारों के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट की आरंभिक अधिकारिता है। और अपीलीय अधिकारिता, हाई कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील हो, उस अधिकारिता को क्या बोलेंगे, अपील। तो अपीलीय अधिकारिता क्या होगी, दूसरी होगी, और आरंभिक अधिकारिता क्या होगी, डायरेक्ट होगी। तो इसको आरंभिक अधिकारिता भी दी गई थी और अपीलीय अधिकारिता भी दी गई थी। और साथ ही साथ कंपनी के सभी जितने कार्यकर्ता थे, वर्कर्स थे, उसको सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में कर दिया गया। यानी कि अब कंपनी के वर्कर्स भी सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आएंगे, उनसे संबंधित विवादों का निर्णय देंगे। आगे चलकर बात करेंगे, ये भी एक विवाद का बिंदु था। ठीक, तो ये प्रावधान थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। और एक अंतिम जो और प्रमुख प्रावधान था कि कंपनी के शासन को अनुशासित करने का भी दृष्टिकोण हमें दिखाई देता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब जब भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी होते थे, इनको कंपनी का व्यापार तो करना ही करना होता था, ये अपने निजी व्यापार को भी चला सकते थे। यानी कंपनी का व्यापार करना, अपना खुद का भी व्यापार कर सकते थे। अगर ऐसी परिस्थिति होगी तो वो अपने व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देंगे और अपने व्यापार को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो इससे फिर कंपनी की आर्थिक स्थिति गड़बड़ होगी। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, एक रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक लगा दी गई। दूसरी बात, आप देखेंगे पहले जब 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ था, 1760 में सत्ता परिवर्तन हुआ था बंगाल में, तो जो गवर्नर हुआ करता था या कंपनी के वर्कर्स होते थे, उनको नगद या भूमि के रूप में बहुत सारा पुरस्कार भी मिला करता था। तो इस तरीके से भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा है, पुरस्कार वगैरह लेंगे, उपहार वगैरह लेंगे अगर कंपनी के वर्कर्स, तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। तो इससे क्या करेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से पुरस्कार और उपहार आदि लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब देखिए, कंपनी का निजी व्यापार रोक दिया गया, गिफ्ट वगैरह लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि कंपनी के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, और पड़ा। तो इससे असंतोष होगा, इसलिए असंतोष ना हो क्या कर दिया गया, वेतन सुनिश्चित कर दिया गया और ऊंचे ऊंचे वेतन तय किए गए, इतने ऊंचे कि विश्व में
कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन जो देती थी, सबसे ज्यादा वेतन ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में कर्मचारियों को मिलता था। तो ऊंचे वेतन सुनिश्चित। तो इन सारे कामों से क्या होगा कि कंपनी में जो भ्रष्टाचार जैसी स्थिति थी, जिसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति गड़बड़ हुई थी, अब ऐसे कोई भी परिस्थितियां नहीं बनने पाएंगी। ठीक है, तो ये रेगुलेटिंग एक्ट से जुड़े हुए कुछ प्रावधान हैं। और ये जो टॉपिक हमने शुरू किया है, इस टॉपिक को हम कई खंडों में बांट करके पढ़ेंगे, चूंकि बड़ा टॉपिक है और थोड़ा सा हम स्तर ऊपर ले जा करके इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए टाइम लगेगा। तो उम्मीद ये है कि 4 या 5 वीडियो में पूरा टॉपिक हम खत्म करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।